अब तुम चुप क्यों हो पराग? जल्दी बोलो, क्या है तुम्हारा जवाब? ठीक है मिताली, मैं पापा जी को उनके पैसे वापस लौटा दूंगा, क्योंकि मेरी सैलरी भी आ चुकी है। इसीलिए तुम उस बात की फिक्र मत करो। चलो अच्छा है, और तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं वही कर रही हूँ जो सही है। हाँ मिताली, मैं समझ सकता हूँ, और तुम सही कह रही हो। ये पैसे पापा जी की मेहनत के पैसे हैं। उनसे ऐसे पैसे लेना शोभा नहीं देता, और मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। तुम्हारे व्यवहार में इतना अच्छा बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है पराग, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए अपने आप को इतना बदल दिया। तुम दोनों की खुशी को किसी की नजर ना लगे। भगवान करे तुम दोनों ऐसे ही एक साथ रहो। फिर पराग शैलेश को किराए के और एसी और गीजर के पैसे दे देता है, और ये सब देखकर मिताली के मन में पराग की अच्छी छवि बन जाती है। हाँ भाभी, जब से मैं यहाँ पर वापस रहने आई हूँ, पराग काफी बदल चुका है, और ये वाले पराग को देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह मिताली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। समय के साथ साथ नंदोई जी और लाजवती काकी आखिरकार ठीक हो ही गई। अब तुम दोनों ऐसे ही खुश रहना। हाँ भाभी, लेकिन ये सब कुछ आपके ही कारण हुआ है, क्योंकि एक भाभी होने के बाद भी आपने अपनी ननद का बहुत साथ दिया है। अरे चुप रहो मिताली, ज्यादा सेंटी मत बनो। अब पराग मिताली पर जानबूझकर खूब प्यार बरसाता है, और वो उसके लिए कभी तोहफे लाता है तो कभी उसके साथ अच्छा वक्त बिताता है। फिर एक रोज, ये देखो मिताली, ये हमारी टिकट से हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं। अरे वाह, राजस्थान? हाँ मिताली, मुझे माजी से पता चला कि तुम्हें राजस्थान जाने की बहुत इच्छा है, इसीलिए हम दोनों वहीं पर जाएंगे। शुक्रिया पराग। फिर पराग और मिताली दोनों राजस्थान घूमने जाते हैं, और वहां पर खूब मजे करते हैं, और उन्हें ऐसे साथ में देखकर इंदु और शैलेश को भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखो इंदु, मिताली और दामाद जी का नया स्टेटस। आज वो लोग उदयपुर में हैं। कितनी सुंदर तस्वीरें खींची है। अरे वाह, क्या बात है। मैंने कहा था ना, आपस में बात करके सब निपटाया जाता है, पर ये बहू और भुवन ही हमें रोक रहे थे, बेवकूफ कही के। लेकिन माँ जी, अगर मिताली अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पर नहीं आती तो आज भी वही का वही सब कुछ होता। उसने आज इतना बड़ा कदम उठाया, तभी जाकर नंदोई जी की आंखें खुली, और उन्हें और उसकी माँ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। बीते हुए कल में जो भी हुआ उसे भूलकर हम बस अपने आने वाले कल की तरफ ध्यान देंगे, और यही कामना करेंगे कि मिताली और दामाद जी में बस ऐसे ही प्यार बना रहे। हाँ शैलेश जी, आपने एकदम सही कहा। फिर राजस्थान से लौटने के बाद, अरे मिताली बहू, तू जाकर आराम कर ले। आज रात का खाना मैं बना देती हूँ। लेकिन माँ जी। अरे रहने दे बहू, तू घूम कर आई है और तूने ठीक से आराम तक नहीं किया है, इसीलिए कह रही हूँ, जाकर आराम कर ले, वरना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। ठीक है माँ जी। सच में ये सब किसी सपने से कम नहीं लग रहा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं हमेशा से एक ऐसा ही ससुराल चाहती थी। फिर एक दिन पराग अपने ससुराल वालों को खाने पर बुलाता है, और वो उनके लिए बढ़िया बढ़िया से तोहफे भी लाता है। अरे दामाद जी, अब इन सब की क्या जरूरत थी? हाँ दामाद जी, माँ जी, पापा जी, आप मुझे अपना दामाद नहीं बल्कि बेटा मानकर ये रख लीजिए। बड़े दिल से मैंने आप लोगों के लिए ये तोहफे लाए हैं। हमेशा खुश रहिए और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। सदा सुखी रहिए। धन्यवाद दामाद जी। मेरे परिवार वालों के लिए इतना सब करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पराग। ओफो मिताली, क्या तुम भी? माँ जी, पापा जी, आप अपनी बेटी को समझा कर रखिए। रोजाना दिन में ये 50 बार मुझे और माँ को बस धन्यवाद और शुक्रिया ही बोलती रहती है। अरे हम पराई थोड़ी ना है। अगर अपने ही अपनों के लिए ये सब नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हाँ दामाद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सबको लगता है कि लाजवती और पराग अब वाकई में सुधर चुके हैं, लेकिन वो सब उनकी असलियत से अनजान होते हैं। पराग बेटा, अब तू जो भी कर रहा है ना,
वो सब एकदम सही है। ऐसे ही अगर तू मिताली और उसके घर वालों का दिल जीतता रहा तो वो लोग तुझे अपने सर आंखों पर बिठाएंगे। हाँ माँ, उसी के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। हाँ बेटा, इन लोगों के पास से हमें और भी अच्छे से वसूलना है। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ कि कैसे मिताली ने रातों रात कार बेच दी और साथ ही कैसे वो हमारे साथ लड़ती झगड़ती रही। दहेज कम देकर इन लोगों ने हमारे साथ सही नहीं किया। अब तो इन लोगों को उसका भुगतान करना ही होगा। ये लोग उसी लायक है। फिर एक दिन क्या हुआ पराग? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरी जॉब चली गई मिताली। क्या? अरे ये तो क्या कह रहा है पराग? ऐसे कैसे चली गई तेरी जॉब? तुझसे कोई गलती हुई क्या, या फिर तेरा काम किसी को पसंद नहीं आया? बताना बेटा, क्या हुआ है? हाँ पराग, कुछ तो बोलो। अब मैं आप दोनों को क्या बताऊं? मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी बहुत बड़े लॉस में जा चुकी है और इसीलिए ऐसे अचानक से बॉस को कंपनी बंद करनी पड़ी। उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब जब तक मुझे कोई नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? मेरा कोई और कमाने का जरिया भी नहीं है और ना ही मेरा कोई अपना है जो मुझे पैसों की मदद कर सके। घर में खर्च करने के लिए तक पैसे नहीं है मेरे पास। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अपने आप को संभालो पराग, कोई बात नहीं। अब जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन अब पछताने की जगह पर इस दुविधा का हमें हल निकालना पड़ेगा। और इस दुनिया में ऐसी कोई दुविधा नहीं है जिसका कोई हल निकाला नहीं जा सकता। हाँ बेटा, मिताली बिल्कुल सही कह रही है। तू हिम्मत मत हार और नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है तुझे नई और अच्छी जॉब जरूर मिलेगी। वो भी जल्द ही मिलेगी। हाँ माँ, बस ऐसा ही हो जाए। पराग ये सब नाटक करता है। वो अब मिताली को कहता है कि वो इंटरव्यू देने जा रहा है, जबकि वो कहीं भी इंटरव्यू देने जाता ही नहीं और बस यहाँ वहाँ घूमकर तफरी करता है। और घर में पैसा ना होने के कारण अब मिताली खुद अपनी माँ से पैसे मांगकर पराग को देती है। लेकिन मिताली, ये पैसे तुमने अपनी माँ से क्यों मांगे? अरे कोई बात नहीं पराग, और ये मुश्किल घड़ी सिर्फ तुम पर नहीं, एक तरह से मुझ पर ही आई है। इसीलिए इन पैसों को रख लो, क्योंकि तुम रोज इंटरव्यू के लिए जाते हो। तुम्हें आने जाने और बाहर नाश्ता पानी करने में काम आएंगे। बाकी घर खर्च और माँ जी की दवाइयों के लिए मैंने थोड़े फार पैसे साइड में रख लिए हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मिताली। क्या तुम भी पराग? जब मैं तुम्हें शुक्रिया बोलती हूँ तब तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो फिर तुम खुद शुक्रिया क्यों बोल रहे हो? हाँ, माफ करना मिताली। कोई बात नहीं पराग। अब मिताली घर की स्थिति देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है और अब वो भी अपने लिए जॉब ढूंढने लगती है। और एक हफ्ते तक ढूंढने के बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है। कमाल की बात है मिताली, यहाँ पराग इतने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन इसे नौकरी बिल्कुल नहीं मिली। लेकिन तुझे तो नौकरी एक हफ्ते में ही मिल गई। हाँ माँ जी, मेरी कंपनी में रिश्तेदार एक साथ काम नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ गई। वरना मैं और पराग दोनों उसी कंपनी में जाते काम करने। और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इतनी जल्दी जॉब मिल गई। चलो अच्छी बात है मिताली, और बधाई हो। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे होते हुए अब तुम्हें काम पर जाना पड़ेगा और घर भी संभालना होगा। कितना बुरा पति हूं ना मैं। कहीं से जाकर अब मेरी अकल ठिकाने पर आई है और मैं तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखो ना, अचानक से मेरी जॉब भी छूट गई। अरे कोई बात नहीं पराग, अगर एक बेटा घर को संभाल सकता है तो बहू क्यों नहीं संभाल सकती? तुम और माँ जी मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। और खबरदार, जो अपने आप को तुमने बुरा कहा तो, अरे तुम भी तो रोज तपती धूप में बाहर इंटरव्यू देने जाते हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें जल्द से जल्द कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए। शुक्रिया मिताली, तुम मेरे लिए बहुत कर रही हो और तुम्हारी जैसी बीवी हर लड़के को मिले। पराग अब और भी ज्यादा बेफिक्र हो जाता है। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। अरे पराग, अभी तक तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिली क्या?
1 महीने से ऊपर हो चुका है अभी तो। नहीं मिताली, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ किसी ना किसी कारण से रिजेक्ट ही हो रहा हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत में आखिर क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अब थक चुका हूँ। अरे ऐसे मत बोलो पराग, सब ठीक हो जाएगा। बुरा वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है, बस हमें इसमें हारना नहीं चाहिए और हर मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए। मेरी सहेली जीनल एक एचआर है जो खुद ही अपने एचआर दोस्तों को कहकर जॉब लगवा देती है। मैं एक बार उससे बात कर लेती हूँ, शायद तुम्हारे जॉब का कुछ हो जाए। लेकिन मिताली, कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम बात कर लो अपनी सहेली से। अगर मुझे जॉब लग जाए तो अच्छी ही बात है ना। हाँ पराग, वो तो है। ओ तेरी, अब अगर इसने अपनी सहेली की मदद से मुझे जॉब लगवा दी तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये जिनल को कॉल करे, उससे पहले मैं ही जिनल का नंबर इसके फोन से डिलीट कर देता हूँ। फिर पराग मिताली की सहेली जिनल का फोन नंबर उसके फोन से डिलीट कर देता है, जिसके बाद मिताली उसे फोन लगा ही नहीं पाती। फिर अगले दिन, माफ करना पराग, लेकिन शायद जिनल का फोन नंबर मेरे फोन से डिलीट हो गया है और वो कहीं सोशल मीडिया पर भी नहीं है। और तुम तो ये कह रहे हो कि तुमने हमारे एरिया में लगभग हर जगह पर जॉब ढूंढ ली है। हाँ मिताली, मैंने सब जगह ट्राई किया है। ठीक है पराग, देखती हूँ मैं भी साइड बाय साइड कोशिश करती हूँ। फिर एक दिन जब मिताली घर पर जल्दी आ जाती है, तभी वो पराग और लाजवती की बातचीत सुन लेती है। इसे कहते हैं मजे वाली लाइफ। अरे मैं क्या कोई पागल हो क्या जो अपनी बीवी को संभालूं, उसके भी खर्चे उठाऊं और अपने भी खर्चे उठाऊं और उसके मायके वालों से भी कुछ ना लूं। ये कहाँ का न्याय है? इसीलिए मैंने उसे मनाने का नाटक किया और उससे झूठ कहा कि मेरी कंपनी बंद हो चुकी है, जबकि असल में तो वो चालू है। अब तो वो ऐसे ही काम करके घर भी संभालेगी और बाहर का भी संभालेगी और हम दोनों मस्त आराम फरमाएंगे। बिल्कुल सही कर रहा है तू बेटा, उस निकम्मी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इसका मतलब आप दोनों ने ये सब नाटक किया है? छी, कितने गिरे हुए लोग हो आप दोनों। मिताली, अच्छा हुआ जो मेरे सामने आप दोनों की असलियत आ गई। अरे मिताली, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो। अरे चुप रहो तुम तो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म पराग, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। दहेज कम दिया, इसीलिए तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरे परिवार से कुछ ना कुछ वसूलने की कोशिश की। और जब मैं घर छोड़कर चली गई तो मुझे तुम झूठ मूठ का मनाकर फिर से यहाँ पर लेकर आए और वापस अपनी चाले चली। अरे लानत है तुम दोनों पर। मैं ऐसे दहेज के लालची लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। और मैंने आप दोनों की रिकॉर्डिंग कर ली है और इसे जाकर मैं अपने माँ पापा को सुनाऊंगी। क्या? मिताली अब हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली जाती है और इंदु और शैलेश उस रिकॉर्डिंग को सुनकर एकदम हैरान रह जाते हैं। उसके बाद शैलेश पराग के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। पापा जी, मत कह मुझे पापा जी। तुझ जैसा नालायक आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे दामाद जी है इसीलिए हम तेरी हर गलती को नजरअंदाज करके माफ करते गए, लेकिन तूने मेरी बेटी और हमारे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। तुझे शर्म नहीं आई क्या ये सब करते हुए? मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मैं पक्का सुधर जाऊंगा। बस मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। अब तेरा हमसे कोई नाता नहीं है और हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे, वो भी तलाक के लिए। ये सुनकर पराग के होश उड़ जाते हैं। अंत में मिताली और पराग का तलाक हो जाता है और उसके बाद मिताली अपने मायके में खुशी से रहने लगती है। गिरने के कारण बिट्टी के पांव पर चोट लगती है और उसके हाथ पर बुरी तरह मुक्का मार लग जाता है। फिर वो भागते भागते रणवीर की दुकान पर जाती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया बिट्टी? सखा, वो ना। फिर बिट्टी रणवीर को सारी बातें बताती है। क्या? तुम्हारी एग्जाम शुरू होने में अब केवल 15 मिनट ही बचे हैं और तुम्हारी स्कूल तो बहुत दूर है। हाँ सखा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे एग्जाम देनी ही है।
मुन्ना भैया के पास गाड़ी है ना, हम उनकी गाड़ी पर स्कूल जाते हैं। और आप मेरे राइटर बनना। पिछली बार जब ज्योति का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तभी उसके भैया उसके राइटर बने थे और उन्होंने ही उसकी एग्जाम दी थी। बहुत खूब बिट्टी, तुम्हारे इस हिम्मत और जज्बे को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो जल्दी से निकलते हैं। फिर रणवीर मुन्ना की गाड़ी पर सवार होकर बिट्टी के साथ स्कूल पहुंचता है और वो उसे सारे प्रश्नों के उत्तर बताती है और रणवीर राइटर बनकर उसकी एग्जाम लिखता है। ऐसे ही समय तेजी से बीतने लगता है और 12 साल बाद बिट्टी अपने ही गांव में स्कूल टीचर बन जाती है। काश मेरे पास भी माई बापू होते तो मैं भी स्कूल जा पाती और पढ़ लिख पाती। अरे बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ने भेजूंगी और तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखूंगी, खाना पीना और बाकी का सब कुछ। क्या? लेकिन आप ये सब क्यों करोगी? आप तो मेरे कोई नहीं लगती। किसी की मदद करने के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि आपका उससे कोई निजी रिश्ता हो। यही तो इंसानियत होती है ना। और तुम तो मेरी छोटी बेटी जैसी हो। इस तरह बिट्टी गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। ना सिर्फ शिक्षा, बल्कि वो गांव में हर गरीब की हर प्रकार से मदद करके एक सोशल वर्कर यानी सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका भी निभाने लगती है। वही रणबीर ने अब राशन की दुकान से गांव में 4 बड़े बड़े मॉल खोल दिए होते हैं। बिट्टी, तुम्हें पता है मुझे अभी तक जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरणा किससे मिली है? किससे सखा? तुमसे बिट्टी। क्या? हाँ बिट्टी, तुमने जिस तरह से अपने जीवन में बड़ी बड़ी चीजों को हासिल किया है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं भी एक अच्छा और काबिल इंसान बना हूँ। जितना तुम सबके लिए करती हो, उतना तो कोई भी नहीं करता किसी के लिए। तुम्हें पता है सखा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इस गांव का हर गरीब रात को अगर सोए तो वो चैन की नींद सो पाए, उसके जीवन में कोई परेशानी ना हो और साथ ही इस गांव की हर औरत अपने बलबूते पर खड़ी हो पाए और किसी मर्द के पांव की जूती ना बन पाए और समाज की बेड़ियों में बंद ना जाए। सच में बिट्टी, तुम्हारी इस सोच को मेरा सलाम है। ऐसे ही समाज में बदलाव लाती रहो। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सखा। फिर एक दिन जब बिट्टी अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही होती है, तभी मैडम जी, आपसे मिलने एक औरत आई है। सुनीता नाम बता रही है अपना। सुनीता? लेकिन मैं तो किसी सुनीता नाम की औरत को नहीं जानती। अच्छा ठीक है, तुम उसे अंदर भेज दो, शायद उसका कुछ काम होगा। ठीक है मैडम जी। फिर वो औरत अंदर आती है और रोते रोते अपनी कहानी बताने लगती है कि कैसे उसका शराबी पति उसकी छोटी बच्ची का बाल विवाह कराने जा रहा है। क्या? हाँ मैडम जी, मेरा पति मेरी फूल सी बच्ची का 9 साल की उम्र में ही बाल विवाह कराने जा रहा है। आप तो गरीब की मदद करती हो ना, मेरी भी मदद कर दो मैडम जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं थाने भी गई थी, लेकिन वहां पर कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए सुनीता जी, मैं आपकी बेटी का बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर बिट्टी और सुनीता उसकी छोटी बेटी का बाल विवाह रोकने जाते हैं, लेकिन तभी उसका शराबी पति मगन सुनीता को मारने लगता है और वहां पर बिट्टी उसे रोक लेती है। खबरदार, अगर अब फिर से आपने सुनीता जी पर हाथ भी उठाया तो। कौन है बे तू? चल निकल यहाँ से। यहाँ मेरी बेटी की शादी हो रही है और उसे ब्याहकर मुझे लड़के वालों से मोटा दहेज मिलने वाला है, जिसके बाद मेरी तो बस ऐश ही ऐश है। समझी कि नहीं? चल निकल अब। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा,
क्योंकि अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ। ए मीनू, अंदर चल, आज तेरी शादी है, चल अंदर। मीनू कहीं नहीं जाएगी, और अगर कोई जाएगा तो वो तू है मगन, और पता है कहाँ पर? जेल में। क्या? फिर बिट्टी पुलिस को बुलाती है और वो लोग मगन को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तूने अच्छा नहीं किया सुनीता, देखना तू एक दिन इसके लिए बहुत पछताएगी। ऑफिसर, जब ये आपके थाने में आई थी तब आप लोगों में से किसी ने भी इसकी कोई बात नहीं सुनी। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, वो मैडम जी, देखिए, मैं आपको साफ साफ एक प्रकार से चेतावनी ही दे रही हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे अगर आप लोग ही ऐसा करोगे तो फिर कैसे बदलेगा ये समाज, और कैसे बंद होगी ये बाल विवाह जैसी कुप्रथा? माफ कीजिए मैडम, इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी जी मैडम जी। इस तरह बिट्टी सही समय पर आकर एक मासूम सी बच्ची का बाल विवाह होने से बचा लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। आज अगर आप नहीं होती तो ना जाने क्या हो जाता। मेरी बच्ची, मेरी मीनू को मेरे पास सही सलामत लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ईश्वर खूब खुशियां दे। धन्यवाद दीदी। कोई बात नहीं प्यारी बच्ची। और सुनीता जी, मेरी जीवन का तो यही लक्ष्य है कि मैं हर बच्ची के साथ गांव में गलत होने से रोकूं। मेरा भी बचपन में बाल विवाह हुआ था, लेकिन मेरे पति जैसा हर पति हो ये जरूरी थोड़ी ना है। मेरे पति ने मेरे लिए अपने पिता से दुश्मनी मोड़ ली, और आज अगर मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ तो बस उन्हीं के कारण कर पाती हूँ। बहुत खूब मैडम जी, भगवान आपकी और आपके पति की जोड़ी बनाए रखे। जी धन्यवाद। बिट्टी की आवाज उठाने से तो अब गांव में धीरे धीरे बाल विवाह जैसी कुप्रथा खत्म होने लगती है, और साथ ही हर बच्ची पढ़ाई लिखाई भी कर पाती है। वही इतने सालों बाद अब बलवंत पूरी तरह कंगाल हुआ होता है, और वो और कविता अब एक छोटे से घर में रह रहे होते हैं। जी आप ये क्या कर रहे हैं? और इस संदूक में आपने क्या छुपा कर रखा है? कुछ भी तो नहीं, तुम जाओ यहाँ से कविता, जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। ठीक है जी। कविता को खाना बनाते समय भी उस संदूक का ही ख्याल आता है, और बलवंत के घर के बाहर जाने के बाद वो चुपके से दूसरी चाबी से उस संदूक को खोलने जाती है। रणवीर के बाबूजी को यह पता ही नहीं कि मेरे पास इस संदूक की दूसरी चाबी भी है। मुझे जानकर ही रहना है कि इस संदूक में उन्होंने क्या छुपा कर रखा है। फिर जब कविता उस संदूक को खोलती है तभी उसमें वो रणवीर की तस्वीर है और उसके बचपन के खिलौने और बाकी सामान दिखती है, जिससे उसकी यादें जुड़ी हुई होती है। ये क्या? ये सारा सामान, ये सब तो रणवीर का है। मेरा रणवीर। इसका मतलब ये है कि ये आज तक अपने बेटे को याद करते हैं, जबान से उसके लिए कड़वी बातें बोलते हैं, लेकिन दिल में तो आज भी अपनी संतान के लिए उतना ही प्यार है। फिर एक दिन रणवीर बिट्टी के लिए सोने के गहने लाता है। अरे सखा, ये सोने के गहने लाने की क्या जरूरत थी? बिट्टी, ये सब तुम्हारे लिए है। इसे मैंने बड़े प्यार से लाया है, और कुछ देने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी ना होती है। मुझे ये बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं लेकर आया तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच सखा, ये बहुत सुंदर है। बिट्टी देखो ना, देखते ही देखते 12 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला कि ये वक्त इतनी जल्दी कैसे बीत गया। हाँ सखा, ये 12 साल बहुत अच्छे रहे। हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन उससे भी ज्यादा पाया भी। बहुत नायाब थे अभी तक के ये 12 साल, और आपके कारण ही मैं इन सालों में खुश रह पाई हूँ। आपने ना ही सिर्फ मुझे संभाला, बल्कि मुझे हर वो चीज दी जिसके कारण मैं आज इस मुकाम पर हूँ।
नहीं बेटे, तुम उस सब की हकदार थी और धन्यवाद तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारे कारण ही मेरी जिंदगी संवार गई है। और बेटी, मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। हाँ कहो ना सखा। देखो बेटे, अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं और तुम्हें अगर अपनी जिंदगी अलग रहकर जीनी है तो तुम जी सकती हो। और अगर तुम्हें किसी और के साथ अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करनी है तो तुम वो भी कर सकती हो, क्योंकि हमारी शादी तो बाबूजी के द्वारा बांधा गया एक जबरदस्ती का रिश्ता था। नहीं सखा, इस समय मेरे लिए अगर कुछ प्यारा है तो वो आप है और दूसरा है मेरा काम। अभी अभी तो मैंने शुरुआत की है और मुझे अभी बहुत सी चीजें करनी है और मैं उन्हें पूरा करके ही रहूंगी। और आज मैं जो जिंदगी जी रही हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बिट्टी की ये बातें सुनकर रणवीर को बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन कविता अचानक से इतने सालों बाद रणवीर और बिट्टी के पास आती है और उन्हें बलवंत की तबीयत के बारे में बताती है। क्या बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है? हाँ रणवीर बेटा, और ऐसे समय में दवाई से ज्यादा खोए हुए रिश्ते सब ठीक कर देते हैं। बेटा चलो अपने बाबूजी के पास, क्योंकि अब मैं तुम्हें और अपनी बहू को हमसे दूर और नहीं रख सकती। लेकिन माँ, मैं वहां पर कैसे आऊं? बाबूजी ने मुझे अम्मा के अंतिम संस्कार के बाद वहां पर आने से मना कर दिया था। उन्होंने 12 साल पहले ही मुझसे सारे नाते तोड़ दिए और वो अब मुझे वहां पर आने भी नहीं देंगे। उल्टा मुझे देखकर उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। नहीं सखा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी माता पिता अपने बच्चे से इतनी नफरत नहीं करते। और उस वक्त तो बस उनका गुस्सा बोल रहा था, और अब काकी जी जैसा बोल रही है। हमें वहां पर जाना चाहिए। बिट्टी बिल्कुल सही कह रही है। चल बेटा, अपने बाबूजी के पास चल। फिर रणवीर और बिट्टी कविता के साथ अपने बाबूजी के पास चला जाता है और दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं। रणवीर, तू आ गया बेटा। हाँ बाबूजी, तुझे और बिट्टी बहू को देखकर मेरी सांस में सांस आई बेटा। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। मैं बहुत बुरा हूँ और शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे मेरे कुकर्मों की सजा दे दी। नहीं बाबूजी, ऐसा मत बोलिए। और आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए हमसे माफी मत मांगिए। लेकिन मैंने बुरा तो किया है ना बहू। मैंने तो तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है, लेकिन अब और नहीं। अब मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, वरना मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। और बच्चों, तुम दोनों को जीवन में इतना आगे पहुंचते हुए देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं अपनी सारी गलतियों से सबक सीख चुका हूँ। मुझे माफ कर दो बच्चों। बिट्टी और रणवीर बलवंत को माफ कर देते हैं। और बच्चों, आज से तुम दोनों यहीं पर मेरे साथ रहोगे, मेरे पास। हाँ बच्चों। हाँ पापा और माँ, आप दोनों फिक्र मत कीजिए। आज से बिट्टी और मैं आपके पास ही रहेंगे और आप दोनों की देखरेख करेंगे। हाँ बाबूजी। चलो अच्छा है। और हाँ बिट्टी, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। बिट्टी बहू, अब से मैं भी तुम्हारा सामाजिक काम में हाथ बटाऊंगा। बूढ़ा हूं तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ गांव के लोगों का भला करके मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आज तक मैंने सबका बुरा ही किया है, लेकिन अब और नहीं। बाबूजी, आपकी सोच को इस तरह बदलते हुए देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगले हफ्ते से मैं दूसरे गांव में जाकर वहां के लोगों को शिक्षा का महत्व समझाकर उन्हें भी शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू करने वाली हूँ, और इसमें आप मेरा साथ देना। वाह, क्या बात है बिट्टी, मैं इसमें तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। और इस प्रकार से अंत में सब ठीक हो जाता है और बिट्टी और रणबीर दोनों बलवंत और कविता के साथ खुशी खुशी से रहने लगते हैं। जीविका अपने पति संभव
देवर रोहन, सास बीना और ससुर प्रमोद के साथ रहती है। उसकी अपने देवर के साथ काफी अच्छे से जमती है, लेकिन घर वाले रोहन के साथ कुछ दिनों से ठीक से पेश नहीं आते। माँ पापा, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। वो दुकान में नया माल लाना है ना, इसीलिए चाहिए थे मुझे। अरे क्या नया माल लाना है? तेरी दुकान की तो ऐसी की तैसी। इतने दिनों से बस हमसे ही पैसे लेते आ रहा है। किसने कहा था तुझे वो कपड़ों की दुकान खोलने के लिए? अरे जिसकी पढ़ाई की है उसकी जॉब करना। नालायक कहीं का कपड़ों की दुकान खोल के बैठा है। लेकिन पापा। देख रोहन, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे कितना लंबा समय हो गया है कब से तूने वो बिजनेस शुरू किया है, लेकिन अभी तक कोई अच्छा नतीजा नहीं मिला है हमें। देख, ये सब काम तो छोड़ दे और कोई अच्छी सी नौकरी देख। बता दे रही हूँ तुझे। रोहन, यू बार बार माँ पापा को परेशान मत किया कर, समझा ना? अगर तुझे वो बिजनेस चलाना है तो तू खुद कहीं से पैसों का जुगाड़ कर, वरना चुपचाप कोई नौकरी देख ले। तेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तो तुझे आसानी से जॉब भी मिल सकती है। तो फिर तू ये बिजनेस क्यों कर रहा है? आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर अभी आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तभी आगे जाकर मेरा बुटीक अच्छे से चल पाएगा। मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से अपने इस कपड़े के बिजनेस को आगे जरूर लेकर जाऊंगा। बस अभी के लिए मुझे आप लोगों के सहारे की जरूरत है। नहीं मिलेगा कोई भी सपोर्ट। चल दफा हो जा अब। और खबरदार, अगर आइंदा से तूने अपने उस घटिया बिजनेस को लेकर कोई भी बात की तो मेरे कान पक चुके हैं उसके बारे में सुन सुनकर। रोहन को कोई भी समझकर नहीं लेता, जिस कारण वो दुखी होकर घर के पास वाले गार्डन में जाकर बैठता है। तभी वहां पर उसकी भाभी यानी जीविका आ जाती है। रोहन, अरे जीविका भाभी, आप यहाँ पर? हाँ रोहन, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन पर, तुम्हारे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी है तुम्हारे साथ। ये लो रोहन, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने अपने साइड में बचा कर रखे थे। ये पैसे तुम अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन भाभी, ये पैसे तो आपके हैं, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? देखो रोहन, तुम इन पैसों के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने बिजनेस में तरक्की जरूर करोगे। घर वाले इस बात को भले ही ना समझ पाए, लेकिन मैं जरूर समझ सकती हूँ। और हाँ, तुम्हें जब जब पैसों की जरूरत होगी तुम मुझसे पैसे ले सकते हो, ठीक है ना? थैंक यू सो मच भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। यू आर मोस्ट वेलकम रोहन। फिर एक दिन जब जीविका बाहर शॉपिंग करने गई होती है, तभी उसे घर आने में देरी हो जाती है। और तभी रोहन और जीविका साथ में घर आते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर बीना और प्रमोद को काफी हैरानी होती है। अरे तुम दोनों साथ में कैसे आ रहे हो? अरे माँ, भाभी मॉल के पास अकेली खड़ी थी, कैब का इंतजार कर रही थी और मैं वहीं से गुजर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि इन्हें अपने साथ ही लेकर आऊं। अरे लेकिन इतना ही था तो तुम संभव को बुला लेती ना बहू, रोहन के साथ आने की क्या जरूरत थी? लेकिन पापा जी, उसमें क्या होता है? अगर मैं रोहन के साथ आ गई तो क्या हुआ? मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। हाँ वही तो। अरे चुप रहो तुम दोनों को कोई समझ नहीं है कि दुनिया वाले कितने बुरे हैं, और उनकी सोच भी। तुम दोनों के रिश्ते में जितनी दूरियां और जितनी मर्यादा रहेगी, उतना ही तुम दोनों के लिए भी अच्छा रहेगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं माँ जी? कुछ नहीं, अब ज्यादा दिमाग मत लड़ा।
और जितना कहा है उतना ही कर। अब अंदर चल और जल्दी से हाथ मुंह धोकर सबके लिए खाना लगा दे। बहुत डोल लिया तुम दोनों ने घर के बाहर। अब घर के काम निपटा जल्दी, घुमक्कड़ कहीं की। फिर जीविका अंदर चली जाती है। ऐसे ही संडे के दिन। अरे ये क्या है बहू, आज तो संडे है ना, तो आज तो संभव के लिए उसका पसंदीदा बटर चिकन बनना चाहिए। तो फिर ये हैदराबादी पुलाव क्यों बनाया है तुमने? वो क्या है ना पापा जी, आज रोहन भी हमारे साथ लंच कर रहा है। हर रोज तो रोहन हमारे साथ खाना खा ही नहीं पाता, इसीलिए आज मैंने उसके पसंद का ये पुलाव बनाया है। लो ना रोहन, ये दही और चटनी भी लो। अरे बंद करो ये सब नौटंकी। ये रोहन तो बस यहाँ पर मुफ्त की रोटियां ही तोड़ने बैठा है और कुछ नहीं आता इसे। घर में तो एक पैसा भी नहीं देता, बस लेकर जाना आता है इसे। संभव, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? रोहन तुम्हारा छोटा भाई है, जरा तमीज से बात करो। संभव एकदम सही कह रहा है। अरे इसकी उम्र में तो संभव पैसे कमाकर घर में देता था, लेकिन ये तो कुछ नहीं देता, उल्टा हमें ही आज तक इसे पोसना पड़ रहा है। लेकिन माँ जी, रोहन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और वो बिजनेस है, उसे सेटल होने में समय तो लगेगा ही ना। यूं ताने कसते रहने की जगह हमें तो उल्टा रोहन का साथ देना चाहिए। बस बहू, बहुत ले ली तुमने रोहन की साइड। भूलो मत, ये तुम्हारा देवर है, कोई दोस्त या यार नहीं, समझी तुम? अपने रिश्ते की हैसियत में रहो, ज्यादा उछलो मत और इसकी तरफदारी करना बंद कर दो। हम हमारा देख लेंगे, ये हमारा बेटा है और संभव का भाई है। तुम इस घर की बहू हो और रोहन की भाभी, तो भाभीयों वाली बातें करो। अगली बार से मैं ये सब सहन नहीं करने वाला। पर पापा जी, मैं तो बस। जीविका भाभी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बाहर खाना खा लूंगा। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। वो एक अन्न का निवाला भी नहीं खाता, जिस कारण जीविका को बहुत दुख होता है। फिर एक रोज जब जीविका और संभव दोनों एक मूवी डेट पर जाने वाले होते हैं, तभी संभव उस प्लान को आखिरी मिनट पर कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसे ऑफिस में कुछ काम आ जाता है। इससे जीविका बहुत उदास हो जाती है और तभी वहां पर रोहन आता है। टड़ा, ये देखो भाभी, मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक कर दी है। अरे रोहन, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? भाभी, मैं जानता हूँ आप और संभव भैया मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन भैया ने हर बार की तरह लास्ट मिनट पर इस बार भी प्लान कैंसिल कर दिया है। हाँ रोहन, तुमने सही कहा। कोई बात नहीं भाभी, अब मैं आ गया हूं ना। अब हम दोनों साथ में मिलकर आपकी फेवरेट मूवी देखेंगे। पर रोहन, देखो भाभी, अब जैसे आप मेरे सैड मूड को ठीक करती हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि आपके सैड मूड को ठीक करे। चलिए, अब टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से थिएटर पहुंचते हैं, कुछ ही देर में मूवी शुरू होने वाली है। ठीक है रोहन, चलो चलते हैं। रोहन और जीविका दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं और आते वक्त सड़क पर आइसक्रीम खाकर बाइक पर राइड करते हुए आते हैं। उन्हें इस तरह जाते हुए देखकर बीना की सहेली उसे फोन करके सारी बातें बता देती है। क्या? और नहीं तो क्या बीना, अभी अभी तेरी बहू को तेरे छोटे बेटे के संग गाड़ी पर घूमते हुए देखा मैंने, मानो दो यार घूम रहे थे, ऐसा लगा मुझे। अरे अपनी बहू को संभाल के रख और बेटे को भी समझा दे, देवर भाभी का रिश्ता है दोनों का, कहीं हंसी मजाक में ये रिश्ता किसी गलत दिशा में ना चला जाए। अपनी सहेली की ये बातें सुनकर बीना को बहुत गुस्सा आता है। जब जीविका और रोहन घर वापस आते हैं, तभी बीना और प्रमोद
उन दोनों को खूब डांटते हैं। अरे बेशर्मो, तुम दोनों को 1000 बार कहा है मैंने कि एक साथ इतना मत रहा करो। अभी अभी मेरी सहेली का फोन आया था मुझे, और वो मुझे बता रही थी कि कैसे आवारा दोस्तों की तरह तुम दोनों बाइक पर घूम रहे थे। तो उसमें क्या हुआ माँ? घूम ही तो रहे थे, थोड़ी ना कोई गलत काम कर रहे थे। रोहन, अपनी माँ को उल्टा जवाब देने की जुर्रत भी मत कर। अरे तुम दोनों देवर भाभी हो, अगर अपनी भाभी से यूं चिपका रहेगा तो लोग तो ताने देंगे ही ना। इतना ही नहीं, लेकिन शादी के लिए तुझे कोई लड़की भी नहीं मिलेगी फिर। लेकिन माँ जी, दुनिया वालों के लिए हम क्यों बदले? हमें जैसा जीना है हम वैसे क्यों नहीं जी सकते? जीविका, हर बार तुम्हें माँ पापा से बहस करना जरूरी है क्या? अरे जितना उन्होंने कहा है उतना ही करो ना। और तू रोहन, आज के बाद तू मेरी बीवी को लेकर कहीं भी नहीं जाएगा और इससे दूर ही रहेगा, वरना मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। मैं अब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ सब कुछ। जीविका और रोहन के रिश्ते को सभी घर वाले गलत समझने लगते हैं। एक रात जब रोहन को तेज बुखार आता है, तब उसके पास कोई भी नहीं होता। इसीलिए जीविका रात में उसके माथे पर पट्टी रखती है और उसे काढ़ा भी पिलाती है, और उसकी वहीं पर बैठे बैठे आंख लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद में जब संभव की आंखें खुलती है, तब वह जीविका को कमरे में से गायब देखता है। अरे ये जीविका कहाँ चली गई? फिर संभव बाहर निकलकर जीविका को घर में ढूंढने लगता है। तब उसे जीविका रोहन के कमरे में सोई हुई दिखाई देती है। जीविका को रोहन के कमरे में देखकर संभव को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्ला पड़ता है, जीविका! संभव की आवाज सुनकर जीविका और रोहन नींद से जाग जाते हैं, और तभी संभव रोहन को एक थप्पड़ लगाता है। भैया, क्या हुआ है? आपने मुझे क्यों मारा? संभव, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रोहन को पहले से ही कितना तेज बुखार है, और ऊपर से तुम उसे क्यों मार रहे हो? तभी वहां पर बीना और प्रमोद भी आते हैं। अरे बंद करो तुम दोनों अपना ये फालतू का नाटक। मुझे अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि तुम दोनों के बीच में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। जीविका बहू, अपने देवर के साथ सोते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? छी, इतनी कैसे गिर सकती है तू? अरे तुम दोनों को कितनी बार समझाया है मैंने, लेकिन तुम दोनों अपनी ये घटिया हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आए। पापा, मैं बुखार से तप रहा था, इसीलिए भाभी यहाँ पर आई थी। इन्होंने ही मेरे सर पर पट्टियां रखी और मुझे काढ़ा भी पिलाया, और शायद पट्टियां बदलते वक्त ही उनकी आंख लग गई। भगवान की सौ पापा, आप लोग जैसा सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। चुप कर तू। अब तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। तुम दोनों को जितनी रंगरलियां मनानी है बाहर जाकर मनाओ, लेकिन यहाँ पर नहीं। चलो निकलो यहाँ से। संभव बिल्कुल सही कह रहा है। अरे तुम दोनों को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अरे आप लोग क्या निकालोगे हमें? हमें खुद को ही अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। ऐसे ससुराल में रहने का मुझे भी कोई शौक नहीं है, जहाँ पर मेरे चरित्र पर ही सवाल उठाया जाए और जहाँ पर रिश्तों की मर्यादा ना हो। अरे मैंने हमेशा से ही रोहन को अपने छोटे भाई की तरह समझा है, और उसने भी हमेशा से ही एक अच्छे छोटे भाई की तरह मेरा साथ दिया है। इसीलिए हम दोनों के बीच में इतना लगाव है। लेकिन आप जैसे घटिया सोच वाले लोगों के दिमाग में ये सब बातें समझ में नहीं आ सकती। भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अरे जब मुझे आप सबके सहारे की जरूरत थी, तब मेरे साथ कोई भी नहीं था। सिर्फ भाभी ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझे पैसों की मदद की और बाकी हर एक प्रकार की भी मदद की, और आज उन्हीं की वजह से
मेरा बचा कुचा बिजनेस डूबने से बच गया है। भाभी तो हमेशा से ही मेरे लिए एक बड़ी बहन की तरह रही है, और अगर आप लोग और दुनिया वाले हमारे इस प्यार से भरे रिश्ते को समझ नहीं सकते तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम इस घर में अब और नहीं रहेंगे। चलिए भाभी। फिर जीविका और रोहन दोनों भी घर छोड़कर जाने लगते हैं और उन दोनों की बातें सुनकर उनके घर वालों को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। रुक जाओ जीविका बहू, रोहन बेटा, रुक जा। हमें माफ कर दो बच्चों। हमने तुम दोनों को गलत समझा है। हमने तुम दोनों का रिश्ता लोगों के नजरिए से और अपनी गिरी हुई छोटी सोच से तोला है। लेकिन आज तुम दोनों ने देवर और भाभी के रिश्ते की परिभाषा ही बदल दी है। हाँ बहू, रोहन बेटा, माफ कर दो हमें, लेकिन ये घर छोड़कर मत जाओ, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि तुम दोनों गलत नहीं थे। अरे गलत तो हम लोग हैं, जो हमने लोगों के बारे में सोचा, और लोगों का क्या है वो तो कहते ही रहेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन आज हमें तुम दोनों के रिश्ते का अच्छापन दिख चुका है और हमारी आंखें भी खुल चुकी है बेटा। हाँ जीविका, प्लीज मुझे माफ कर दो। और छोटे, तू भी मुझे माफ कर दे। और थैंक यू सो मच हमें इतनी बड़ी सीख देने के लिए कि देवर भाभी का रिश्ता भाई बहन से कम नहीं होता और वो दोनों भी एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, ठीक किसी दोस्त या किसी भाई बहन की तरह। घर वालों की माफी सुनकर वो दोनों उन्हें माफ कर देते हैं और पूरा परिवार फिर से साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगता है।